नमस्कार। आप सभी का राजवी जीएस में स्वागत है। राजवी जीएस आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज़ लाया है और इसी कड़ी में हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 5 का चैप्टर हम लोग देखेंगे। अध्याय 5 देखेंगे हम लोग राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग राज्य के बारे में जानेंगे, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही विस्तार से इसकी पढ़ाई करेंगे। कुछ लोग शासक कैसे बने, ठीक है। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। आप जानते हैं कि देश आज़ाद होने के उपरांत हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है और हम लोग अपने शासकों को या जनप्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से लोकसभा या विधानसभा भेजते हैं। लेकिन जो हम लोग बात करेंगे वो प्राचीन काल का बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो चलिए फिर से देखते हैं कि 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, ठीक है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी लोग यज्ञ करवाते थे और राजा के रूप में वो अपना पद पर पदस्थापित होते थे, ठीक है। चलिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। मित्रों, हम लोग प्राचीन काल को जब देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि आपने रामायण देखा होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको रामायण का कुछ किस्सा सुनाता हूँ कि रामायण में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और जब माता जानकी वन में रहती है तो उनके साथ उनके 2 पुत्र भी रहते हैं, लव और कुश। और अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत भगवान श्री राम ने अपने घोड़े को, अपना एक घोड़ा उन्होंने ध्वज के साथ छोड़ दिया था और उसमें उसकी एक ये प्रचलित कहानी थी कि अगर कोई राजा, वह जिस राज्य में वह घोड़ा जाएगा वह राज्य उस राजा का हो जाएगा जिन्होंने उस घोड़े को छोड़ा था। अगर किसी ने उसे पकड़ा या रोकने का प्रयास किया तो उस राजा को जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था उससे उसे युद्ध करना होगा, ठीक है। उसे युद्ध करना होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये बलशाली या ताकतवर है ना, बलशाली या आप कितने ताकतवर हैं, इसकी छवि भी यहाँ दिखती है। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के द्वारा लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। हमने आपको बताया, ठीक है। तो अगर वो उस घोड़े को रोक लेता है तो फिर उन्हें युद्ध करना होता था, ठीक है। कह रहा है कि अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था,
इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो राजा था उन्हें आमंत्रित किया जाता था। जो घोड़ा छोड़ने वाला राजा था, यानी आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि भगवान श्री राम का घोड़ा अगर जाने दिया जाता तो वो दूसरे राजा को जिन्होंने घोड़ा छोड़ दिया था, जाने दिया, उसे वो बुलाते थे। ठीक है, अपने यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें सिंहासन या बाघ की खाल से एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक है, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल को छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। ठीक है, विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो होता था वो राजा के लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। पुरोहित वैश्य को शूद्र मानते थे। ठीक है, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो इसमें आपने क्या देखा कि अश्वमेध के माध्यम से जो है ना, उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताया था कि भगवान श्री राम घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेध के माध्यम से, है ना। और अश्वमेध जो है वह घोड़ा विचरण करता है, जहाँ भी जाता है वह क्षेत्र जो है उस राजा का हो जाता है जिन्होंने उस घोड़े को छोड़ा था। ठीक है, अगर किसी ने रोका तो युद्ध करना होगा। अगर वो छोड़ देता है, जाने देता है, तो उन्हें फिर जो राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है उसे आमंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्ण के बारे में देखते हैं। ठीक है, हम लोग अब वर्ण के बारे में देखेंगे। ठीक, वर्ण इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो पहले तो ऋग्वेद का रचना होता है। ठीक है, पहले तो ऋग्वेद का रचना होता है और ऋग्वेद के बाद जब कोई ग्रंथ रचा गया तो उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। ठीक है, इसलिए ऋग्वेद में जो वर्णित कहानी है उसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, उस समय को। ठीक है, और उत्तर वैदिक ग्रंथ में जो घटना घटता है और उस समय के बाद को उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। यानी ऋग्वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के पहले रचा गया, यानी 4 वेद है। ठीक है, और सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, और फिर अन्य ग्रंथ होता है। ठीक है, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधियां बताई गई है। पुरोहितों के द्वारा इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। कहता है कि उस समय का समाज कई समूह में थे। ठीक है, उस समय के समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ठीक, कौन कौन थे? पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ठीक है,
जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा क्या थे, वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। कुछ कृषक और व्यापारी भी क्या थे, वो धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, शिकारी तथा भोजन संग्राहक क्या थे, निर्धन थे। ये क्या थे, निर्धन थे। ठीक है, फिर से देखेंगे कि उस समय का समाज कई समूह में बटा हुआ था। पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाले लोग थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा क्या थे, वैभवशाली थे। ये इनके पास पैसा ज़्यादा था, इनके पास धन संपदा बहुत ज़्यादा था और ये ताकतवर थे, है ना, ये ताकतवर थे। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। ठीक है, कुछ कृषक जो था यानी किसान और जो बिजनेसमैन था वो भी धनवान था। दूसरी ओर पशुपालक और शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, शिकारी करने वाला, ये सब निर्धन था, गरीब था। ठीक है, चलिए देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना था, यानी वेदों का अध्ययन करना था और अध्यापन यानी पढ़ाना था, पढ़ाना और यज्ञ कराना। ब्राह्मणों का काम था क्या, पढ़ाना और यज्ञ कराना। ठीक है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। फिर दूसरा स्थान किसका था, तो दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। दूसरा स्थान शासकों था, यानी पहला ब्राह्मणों का, जिनका काम था यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, है ना, अध्ययन कराना वेदों का। ठीक, और दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। ठीक है, उनका काम युद्ध कराना और लोगों की रक्षा करना था। उनका काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ठीक, और तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य था। विश्व या वैश्य एक ही को कहा जाता है। ठीक है, इसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने के अधिकार प्राप्त था, दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करवा सकते थे। ठीक है, वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। समझिए कितनी कुरीतियाँ रही होगी उस वक्त, उत्तर वैदिक काल में कितनी कुरीतियाँ रही होगी कि जो है शूद्रों को उस वक्त से लेकर आज तक इन्हें, है ना, उस वक्त से लेकर आज तक इन्हें सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। ठीक है, 3 वर्णों की सेवा करना था। समझिए कि जो वैश्य है, फिर इसके ऊपर क्षत्रिय है, उसके ऊपर जो ब्राह्मण है, इन तीनों की सेवा करने का काम किसका था, शूद्रों का था। ठीक है, प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया। समझिए कि यानी जो ब्राह्मण महिला हुआ करती थी या क्षत्रिय महिला हुआ करती थी, वो भी लगभग शूद्र के समान ही उनको भी अधिकार प्राप्त था। उनको भी यानी ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। चलिए फिर से देखते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं कि जो प्रथम स्थान था वो ब्राह्मणों का था। ठीक है, दूसरा स्थान था शासकों का, यानी जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। तीसरा, अच्छा, उसका काम जो है युद्ध करना था। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करवाना था, अध्ययन का काम यज्ञ करवाना था। ठीक है, और ये जिन्हें जो है ब्राह्मण कहा गया, उनका जो काम मुख्य रूप से यज्ञ करवाना, वेदों का अध्ययन करवाना। ठीक है, और दूसरा स्थान जो है शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया, और उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरा जो था विश्व या वैश्य, इनका कृषक, इसमें से कृषक आते थे, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ कराने का अधिकार था, यानी क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करवा सकते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करवा सकते थे। ठीक है,
अंतिम जो स्थान था वो शूद्रों का था, अंतिम जो स्थान था वो शूद्रों का था, ठीक है, शूद्रों का अंतिम स्थान था। और इन तीनों वर्गों की इनको काम था कि भैया आप सेवा कीजिए, ठीक है, इनका काम था तीनों का सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। आप समझिए कितनी बड़ी कुरीतियाँ रही होगी उस वक्त। और उसमें भी क्या, औरतों की स्थिति आप देख लीजिए एकदम, औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया। शूद्रों को, है ना, महिलाओं को तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी वे वेद नहीं पढ़ सकते थे, वेदों का अध्ययन, ठीक है, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, ठीक है, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। कौन कौन? महिला और शूद्र, ठीक है, महिला और शूद्र वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ठीक है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर कि ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। यानी आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में इस तरह की परंपरा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण का विभाजन नहीं था, वहाँ कर्म के आधार पर था। यानी ब्राह्मण जो व्यक्ति पूजा करवाता है ना, जो वेदों का अध्ययन करवाता है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाएगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का हो, ठीक है, चाहे वो निम्न हो या उच्च हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चाहे वो ज़्यादा धनवान हो या कम धनवान हो या निर्धन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो वहाँ कर्म के आधार पर, ठीक है, वर्ण का विभाजन था। यानी जो व्यक्ति युद्ध क्या करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो व्यापारी थे तो वो जो है वैश्य थे, ठीक है। लेकिन बाद के कालों में, ठीक है, बाद के कालों में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में यहाँ जन्म के आधार पर, ठीक है, यहाँ जन्म के आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों ने अछूत माना गया, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, ठीक है। आप फिर से देखिए कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता का संतान ब्राह्मण ही होती थी। कुछ लोगों को अछूत माना गया, कुछ लोगों को क्या माना गया, अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, शिकारी थे, भोजन संग्राहक थे, ठीक है। यानी ये वो लोग थे जो अछूत उन लोगों को कहा गया जो शिल्पकार हुआ करता था, जो शिकारी हुआ करता था, जिसे जो आखेट करके अपना जो भोजन यापन किया करते थे, ठीक है। भोजन संग्राहक थे, है ना, जो भोजन के लिए जो है शिकार पर निर्भर हुआ करते थे, ठीक है। तो इन लोगों को क्या कहा गया, अछूत कहा गया, ठीक है। ये बाद के काल में इन्हीं को अछूत कहा गया। तो अछूत किन्हें माना गया, शिल्पकार को, शिकारी को और भोजन संग्राहक को, ठीक है, इन्हें अछूत माना गया, ठीक। फिर आगे है कि साथ ही इनमें वो लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों में से संपर्क अपवित्र माना जाता था। यानी जो शवों को दफनाने का काम करते थे और जलाने का काम करते थे, वह लोग भी अछूत माना जाता था, ठीक है, वह लोग भी अछूत माना जाता था, ठीक। और इन लोगों के संपर्क में जो लोग आते थे उन्हें अपवित्र माना जाता था। यानी अगर आप उनसे मिल लिए तो भैया फिर आप अपवित्र हो गए। तो इस प्रकार की कुरीतियाँ उत्तर वैदिक काल में आते आते हो चुकी थी, ठीक है। तो आप समझिए कि आज जो हम लोग दलितों के लिए जो हम लोग कहते हैं, आवाज़ उठाते हैं उनके लिए, है ना, तो उन्होंने कितना जिल्लत सहा होगा। आप समझिए कि कितना उन्होंने जिल्लत सहा है, प्राचीन काल से ही उन्होंने कितना जिल्लत सहा है। कह रहा है कि कई लोगों ने
कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई इन वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो यानी यह वर्ण व्यवस्था आप सीधा सीधा जो आप देख रहे हैं, यह वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यह वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कई लोगों ने नहीं किया। ठीक है, कुछ स्वयं राजा को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। यानी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ किसको मानते थे? राजा को मानते थे, यानी क्षत्रिय को मानते थे। ठीक है, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही मानते थे। ठीक है, कईयों ने विरोध भी किया कि भाई ये सब गलत बात है, जन्म के आधार पर कैसे हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई शूद्र है ना, अगर वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो यज्ञ करवा सकता है, तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता है ना? उसके अंदर जब गुण है तो वो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ठीक है, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ठीक है, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, है ना? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो शूद्र है उनको अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं और शूद्रों को उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, है ना? तो महिलाओं की भी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। ठीक है, लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्व यानी उत्तर के क्षेत्र जैसे इलाके में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने इसमें वर्ण व्यवस्था को देखा। सोचिए कि उस वक्त किस तरह का समाज हमारा रहा होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, है ना? औरतों की स्थिति भी जो है वो शूद्रों के समान हो चुकी थी। ठीक है, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था शूद्रों को। ठीक है, शूद्रों को अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। तीनों वर्णों का सेवा करने का काम जो है वो शूद्रों को सौंप दिया गया। यानी पूरी तरह से इन्हें सामाजिक रूप से इन्हें दबाया गया। शूद्रों को सामाजिक रूप से इन्हें दबाया गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, है ना? ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ ने राजा को जो है पुरोहित से श्रेष्ठ माना, है ना? और लोग जो है जन्म के आधार पर वर्ण विभाजन को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवसाय के आधार पर जो है भेदभाव सही नहीं मानते थे। ठीक है, तो कुल मिला के यही हुआ कि शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। ठीक है, पूरी तरह से इनका अधिकार छीना जा चुका था और इसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो चुके थे। फिर क्षत्रिय और वैश्य जो है इनका स्थान था। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग जनपद को देखते हैं कि जनपद क्या था। ठीक है, जनपद क्या था। ठीक, कहता है कि महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हुआ करते थे। यानी पहले जन होता, वो जन छोटा सा, ठीक है, उसके बाद जनपद। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे उसी में ऐड होता है महाजनपद। जन, जनपद, महाजनपद। ठीक है, जन, जनपद, महाजनपद। ठीक, तो आप देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, आगे हम लोग 16 महाजनपद को भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जनपद पे नज़र डालते हैं कि महायज्ञों को करने वाला राजा अब राजा ना होकर, अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ है कि जन के बसने का जगह, यानी जन मतलब इंसान, एक व्यक्ति को जन कहते हैं, है ना? फलाना जन, एक जन था। आप सुनेंगे कितना आदमी था? अरे ज़्यादा नहीं, एक जन था, 2 जन था, 10 जन होगा, इस तरह से। ठीक है,
तो जन जो है वो छोटा सा समूह होता था, जनपद उससे बड़ा होता था। तो कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाया गया है। चलिए, ये रहा भारत का मानचित्र, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र, और यहाँ पे आप जनपद को देखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे इसको, ठीक है। हम लोग मगध के पास आते हैं। आप बिहार वाला क्षेत्र देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंग, वज्जी, वैशाली, मगध, ठीक है, राजगृह, कौशाम्बी, कौशल ये सब जनपद है। कौशाम्बी जनपद है। राजगृह तो मगध की राजधानी हुआ करती थी, मगध जनपद, है ना। अब यहाँ हस्तिनापुर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसकी राजधानी कुरु, उज्जैन को आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पश्चिमोत्तर भारत में जाएंगे, यहाँ पे गांधार देखेंगे, ठीक है, झेलम नदी के पास। यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बहुत फेमस था प्राचीन काल में, ठीक है। तो आप लोगों ने मानचित्र के माध्यम से जनपद को देखा। चलिए, तो क्या कह रहा है कि राजा जो है वो जन का न होकर अब जनपदों का राजा होने लगा, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेरा, ठीक है। इनमें से प्रमुख कौन कौन सा है? पुरातत्वविदों ने इन जगह की कई बस्तियों की खुदाई की। इसमें कौन कौन सा? दिल्ली में पुराना किला, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और एटा के पास अतरंजी खेरा है, ठीक है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। यानी आप समझिए कि उत्तर वैदिक काल में लोग महलों में नहीं रहा करते थे। हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में लोग महलों में रहते थे, ठीक है। लोग पक्की मकानों में रहा करते थे, ईंट के मकानों में। लेकिन जब हम वैदिक काल में आते हैं, उसमें भी उत्तर वैदिक काल जब आते हैं, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, ठीक है। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, ठीक है। मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। क्या क्या उगाते थे? चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने जनपद को देखा था, ठीक है, जनपद देखा, ठीक। अब हम लोग महाजनपद को देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? महाजनपद को, ठीक है। अब हम लोग महाजनपद को देखेंगे कि करीब 2500, गौर से देखिएगा, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, है ना। क्योंकि जन से जनपद हुआ, और जनपद से फिर बड़ा होने लगा महाजनपद, ठीक है। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो फिर मानचित्र 4 में जाने को ये कह रहे हैं कि मानचित्र 4 में कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यानी आप किला कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। इसमें से कुछ महाजनपद जो है मानचित्र 4 में दिखाया गया, हमने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानियाँ होती थी, जैसे कि आप देखिए कि मगध की राजधानी राजगृह, ठीक है। फिर बाद में वो पाटलिपुत्र बनता है, ठीक है। उसके बाद आप गांधार की राजधानी तक्षशिला, है ना, और भी अन्य उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जब आप मगध को देखेंगे
तो आप पाएंगे कि इसकी राजधानी जो राजगृह है वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, राजगीर अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है कि अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। ठीक है, फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जब बनती है तो इसका बनने का ही मुख्य कारण था पाटलिपुत्र कि ये नदी इनका सुरक्षा करता था। इस राजधानी का, इसकी सुरक्षा नदी करती थी। जैसे कि आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र पटना वर्तमान में गंगा, गंडक और सोन, इन तीनों ही नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, इन तीनों ही नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी दक्षिण से सोन जाती है और पश्चिम से गंगा आती है और फिर उत्तर से गंडक आती है। इन तीनों ही नदियों से पाटलिपुत्र घिरा हुआ था। ठीक है, तो कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उनके क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। ठीक है, शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे राजा किला वगैरह बनवा के, और इस तरह से किलों के अंदर रहने वाले लोगों और उसके क्षेत्र पर नियंत्रण भी सरल हो जाता था। ठीक है, इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। ठीक है, हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा, है ना। अकेले तो राजा महाराजा या वो अपने सैनिकों से तो बनवा नहीं पाया होगा, है ना। तो उसके लिए नागरिकों का भी सहायता लिया होगा, और नागरिकों में बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सब ने योगदान दिया होगा। ठीक है, इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। तो भाई संसाधन कहाँ से लाएंगे? टैक्सेशन, टैक्स, कर, है ना। अब आगे क्या है कि राजा सेना रखने लगे थे अब, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जनपद में, है ना, जन जब होता है तो वहाँ पे कबीला वगैरह में ना, ये जनपद में सेना वगैरह नहीं रखते थे, है ना। उनका पर्सनल सेना नहीं होता था। ठीक है, पर्सनल सेना उनका नहीं होता था। लेकिन अब क्या होने लगा कि अब ये लोग सेना रखने लगे, क्योंकि राज्य भी तो बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सिपाही को वो रखने लगे, सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्का, ठीक है, सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता था, कुछ को जो है सिक्का देकर रखा था। ठीक है, तो इसमें से कुल मिलाकर आप ये समझेंगे कि राजा अब सेना रखने लगा था। ठीक है, और सिपाहियों को नियमित वेतन भी देता था और पूरे साल उनको रखता था। ठीक है, और कुछ भुगतान जो है संभवतः सिक्कों के माध्यम से भी उनको किया जाता था। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह कौशाम्बी जिले की दीवार है। ठीक है, यह कौशाम्बी जिले का दीवार है। कह रहा है कि यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास, ठीक है, इलाहाबाद के पास मिला है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसका एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, आप यह देख रहे हैं कि यह जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया होगा। ठीक है, यह एक प्रकार का किला है। यह एक प्रकार का क्या है? किला है। अब हम लोग टैक्सेशन को पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग कर को पढ़ेंगे, टैक्सेशन को, टैक्स को। ठीक है, किस तरह से कर वसूला जाता था। ठीक, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। हमने आपको कहा, इससे पहले हमने अब पढ़ा कि अब सेना रखने लगे थे।
और उन्हें एक साल तक, साल भर रखते थे, और उनको पेमेंट भी जो है सिक्कों के माध्यम से किया करते थे ये लोग। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। ठीक है, सेना रखते थे, विशाल किला बनवाते थे, तो संसाधन तो जरूरी था। ठीक है, इसकी आवश्यकता तो होगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, क्योंकि काम तो इससे होगा नहीं, है ना। कर्मचारी तो रखना ही पड़ेगा। इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, सेना रख रहा है, बड़ा बड़ा किला बन रहा है, युद्ध वगैरह भी होता ही होगा। जब सेना रख रहा है तो युद्ध भी होना है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कर्मचारी को भी रखने की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। होता क्या था इसके पहले कि लोग उनको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दे दिया करते थे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, उपहार वगैरह राजा को दे दिया जाता था, उसी में से जो है राजा मग्न हो जाता था, फिर युद्ध वगैरह होता था। अब वहाँ से जो वसूल आता था, जो लूट के आता था, वो जनता में भी और पुरोहित में, जनता में, राजा में ये बट जाता था। ठीक, वहाँ कोई सैनिक भी नहीं था। लेकिन अब क्या होने लगा, महाजनपद का जो समय आया, अब सेना रखने लगा लोगों ने, राजा ने। ठीक है, शासक वर्ग ने क्या किया कि सेना रखने लगा, और सेना पर खर्च तो होना ही है। ठीक है, संसाधन की आवश्यकता तो होगी ही होगी, क्योंकि विशाल किला भी वो लोग बनवाते थे सुरक्षा के लिए। ठीक है, और उनको जो पहले मिल रहा था उपहार, जो उनको जो मिल रहा था गिफ्ट वगैरह के माध्यम से, अब उससे काम चलने वाला था नहीं, क्योंकि खर्च का बोझ जो है और बढ़ते जा रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब टैक्स वसूलने का सोचने लगा कि अब भैया अब टैक्स वसूलना होगा। जो तुम गिफ्ट दे रहे हो, उपहार जो तुम ला रहे हो, अब उपहार नहीं लाओगे, क्योंकि उपहार जो है कभी कभी मिलता था, लेकिन टैक्स तो है समय समय पर देना होगा। तो इन्होंने कर का जो है यहीं से वो शुरू करते हैं टैक्स लेने का। ठीक है, टैक्स में फसलों पर लगाए गए कर या टैक्स सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। आप समझिए कि आज भी गवर्नमेंट जो है कृषि टैक्स लगाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे, कृषक थे। प्राय उपज का 1/6%, 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारण था। ठीक है, 1/6% जो है वो टैक्स के रूप में देना होता था। ठीक है, 1/6 टैक्स के रूप में देना होता था। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, भाग कहा गया। जिसे क्या कहा गया, भाग कहा गया। ठीक है, यानी कृषि वाला टैक्स भाग कहा गया। आप यूँ समझिए कि महाजनपद में जब टैक्सेशन शुरू हुआ, कर का व्यवस्था शुरू हुआ, तो फसलों पर कर लगाए जाने लगा। ठीक है, फसलों पर लगने वाले कर को भाग कहा जाता था। ठीक है, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसे आप कर ही लीजिए कि कृषि पर लगने वाले टैक्स को भाग कहते थे। ठीक है, कृषि पर लगने वाले टैक्स को या कर को भाग कहता था, और 1/6, ठीक है, 1/6 हिस्सा, यानी 1/6 कर के रूप में लिया जाता था, भाग के रूप में लिया जाता था। टैक्स को, कर फसलों पे लगाए गए टैक्स को भाग कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे क्या है कि कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाए गए। अब देखिए, फसलों के ऊपर तो लगाए ही गए थे, कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाए गए थे। ठीक है, जो नया नया कुछ कुछ बनाता था लोग, है ना, जो कारीगर वगैरह था, ठीक है, उस पर भी टैक्स, क्योंकि वो भी तो कमा रहे थे ना, तो कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। यानी आप पैसा, आप फसल मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, आप राजा या महाराज के यहाँ आइए, आप महाराज के दरबार में आइए और कुछ कुछ आप कारीगरी कीजिए, कुछ काम कीजिए। ठीक है, और फिर जो है वो टैक्स के रूप में आपका होगा। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ठीक है,
कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। और इसमें क्या क्या था, इसमें कौन कौन थे, बुनकर, लोहार, सुनार, ठीक है। तो इन लोगों को क्या होता था कि महीने भर में एक दिन आप आइए, आप महाराजा के यहाँ जो है, राजा के यहाँ आप काम कीजिए एक दिन, वो आपका टैक्स के रूप में माना जाएगा। ठीक। आगे कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जैसे आप अगर कि कोई पशु पाल रहे हैं या गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, ठीक है, तो जो उससे जो उत्पादन आप करते हैं, जैसे कि दूध है ना, तो आपको दूध देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। यानी अगर आप शिकार कर रहे हैं तो उसी में से जो राजा को पसंद है, जंगल से प्राप्त कोई वस्तु उनको दीजिए आप, ठीक है। तो यानी आम जनता पे, ठीक है, आम जनता को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। चाहे वो कृषि का कार्य कर रहा हो, पशुपालन का कार्य कर रहा हो, व्यापारी हो या शिकारी हो, है ना, बुनकर हो, शिल्पकार हो, लोहार हो, सुनार हो, है ना, सबको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग कर चुकाने का विधि था, ठीक है। सबका कर चुकाने का विधि अलग अलग था। जैसे कि हमने आपको कहा कि फसल पर जो लगता था कर, वो 1/6 होता था, ठीक है। फसल पर लगने वाले कर को क्या कहा गया, भाग कहा गया। या कितना देना होता था, 1/6 हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है, 1/6 हिस्सा देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद जो है कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया, जो प्राय श्रम के रूप में वो लोग चुकाते थे, ठीक है। महीना में एक दिन आइए और महाराज के यहाँ जो है दरबार में काम कीजिए, हो गया आपका जो है टैक्स, ठीक, कर हो गया आपका। इसमें कौन कौन, बुनकर, लोहार, सुनार, ये सब एक महीने में एक दिन के लिए आते थे काम करने के लिए, ठीक है। पशुपालकों तथा जानवरों को भी जो उत्पाद के रूप में देना पड़ता था। जैसे अगर आप पशुपालन कर रहे हैं, गाय आप पाल रहे हैं, तो आप दूध पहुंचा दीजिए, आप क्या कीजिए, आप दूध दे दीजिए। व्यापारियों को सामान खरीद बिक्री करने पे भी जो है टैक्स लगता था। आखेटक और जंगलों से जो प्राप्त वस्तुएं करता था जो है शिकारी लोग, जो है आखेटक लोग, है ना, तो उसको भी जो है जंगल से ही कुछ न कुछ उनको भी जो है देना होता था, ठीक। तो आपने समझा कि सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसमें महत्वपूर्ण दो चीज़ है कि 1/6 हिस्सा फसलों पर लगता था, फसलों पर लगाए गए कर जो है 1/6 हिस्सा था, ठीक है। और इसे क्या कहा गया, भाग कहा गया, ठीक है। दूसरा कि लोहार, सुनार और ये सब जो है बुनकर राजा के यहाँ एक महीने के लिए आता था, महीने में एक दिन के लिए आता था और अपना टैक्स काम के रूप में, श्रम के रूप में ये चुका कर चले जाते थे। पशुपालक को जानवरों से उत्पाद जो है वस्तु ही देना होता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कृषि में परिवर्तन, ठीक है। कृषि में परिवर्तन क्या है, कृषि में परिवर्तन, ठीक है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। क्या क्या, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। गौर कीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो हल का फाल था अब लोहा का बनने लगा। हल का फाल अब किसका बनने लगा, लोहा का, ठीक है। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, ठीक, आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, ठीक। पहला देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ, दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन क्या कि भैया अब जो है लोहा का आविष्कार, इसका मतलब हो चुका था, ठीक है। कृषि में लोहे का, ठीक है, आगमन हो चुका था, ठीक। और अब जो कठोर जमीन था उसे जोतने के लिए लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल को आसानी से जोता जा सकता था, जिससे फसलों की उपज बढ़ गई, ठीक। दूसरा क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। पहला परिवर्तन हम लोगों ने देखा कि लोहे का जो है आगमन हो गया, ठीक है, लकड़ी का फाल हट गया, लोहे का फाल जो है एंटर हो गया,
ठीक है। और जो कठोर फसल था, कठोर ज़मीन था, उसकी जुताई अच्छे से होने लगी और फसल का जो है ज़्यादा फसलों में बढ़ोतरी हुई, अलग अलग तरह का फसल होने भी लगा। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ है ना, दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू कर दिया। चलिए अब आप देखेंगे कि चावल की खेती जो है, धान की खेती बृहद पैमाने पर होना शुरू हो गया। ठीक है, चावल की खेती बृहद पैमाने पे होना शुरू हो गया। ठीक है, तो लोगों ने धान के पौधों का फसल रोपना शुरू कर दिया। ठीक है, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। ठीक है, धान के पौधे को अब लोगों ने रोपना शुरू कर दिया, क्योंकि लोहे के हलों ने क्या किया, ज़मीन को जोत कर मुलायम कर दिया। और जब मुलायम हुआ तो क्या हुआ, धान का पौधा आसानी से रोप सकता था। ठीक है, अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। ठीक है, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेत मजदूर कर्मकार क्या करते थे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है, जब अब क्योंकि पहले तो लोगों ने बीज को लोग बो देते थे, रोपाई तो करना नहीं होता था, अब रोपने का काम भी होने लगा, तो मेहनत बढ़ा तो मेहनत कौन करेगा, है ना। शासक वर्ग के तो लोग आएंगे नहीं, जो अमीर क्लास के लोग हैं वो तो आएंगे नहीं, तो कौन आएंगे, जो गरीब है। तो इसमें दास दासी भूमिहीन खेतिहर, जिनके पास कोई भूमि नहीं है ना, जो खेतों में काम करते हैं मजदूर, वो काम करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों को एक प्रकार से रोजगार का भी साधन हुआ, है ना। तो कृषि में परिवर्तन हुआ। इसमें दो परिवर्तन हम लोगों ने देखा। पहला परिवर्तन क्या देखा कि लोहे के फाल आने लगे। ठीक है, ज़मीन को जोतने के लिए लोहे के फाल आने लगे। ठीक है, और ज़मीन में अब लकड़ी को कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, इससे फसल का क्या हुआ कि धान अब बुनने के बजाय, छिड़कने के बजाय अब रोपना शुरू हो गया, जिससे फसल में बढ़ोतरी हुई, फसल भी ज़्यादा होने लगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि अब इनका रोपण भी शुरू हो गया। तो पहला लोहे का फाल आया, दूसरा धान अब रोपना शुरू हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सूक्ष्म निरीक्षण लिखा हुआ है। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण। हम लोग मगध को अब देखते हैं। ठीक है, हम लोग अब मगध को समझते हैं, तो हम लोग अब मगध पर नज़र डालेंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि मानचित्र चार में मगध को ढूंढो। चलिए हम लोग मैप के माध्यम से सबसे पहले मगध पर चलते हैं। यह रहा मानचित्र 4, और यहाँ आप देखिए गौर से मगध, है ना। आप यहाँ गौर से देखेंगे, नज़र डालेंगे मगध को। ठीक है, यहाँ मगध को आप देखेंगे, और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये गंगा नदी, ये सोन नदी, ये गंगा नदी, ये सोन नदी, और ये गंडक नदी, और यहाँ पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। ठीक, तो जो लोहे का आप देखेंगे कृषि में जो परिवर्तन हुआ, इसका मुख्य कारण मगध भी रहा है। मगध ये जो मगध का क्षेत्र रहा, यह जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर लोहे का ठीक है प्रचलन बढ़ा। ठीक है, लोग क्या हुआ कि आर्य धीरे धीरे इधर आने लगे। ठीक है, वो मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया से आप जानते हैं कि आप जब भी वो आया होगा, उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से आया होगा, पाकिस्तान की तरफ से वो आया, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश होते होते वो लोग बिहार और यूपी में आया, और उसमें मगध को उन्होंने अपना क्या किया, निवास स्थान बनाया। ठीक, तो मगध का जो क्षेत्र है, आप बिहार और झारखंड, उड़ीसा का जब क्षेत्र, आप बिहार झारखंड का क्षेत्र देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोहे का, है ना,
लोहे का खदान। ठीक है, लोहे का उत्पादन होना शुरू हुआ और फिर कृषि में यहीं से विकास होता है। तो ये रहा मगध का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग मुख्य बिंदु पर चलते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। हमने आपको अभी मैप के माध्यम से बताया था किस तरह से गंगा और सोन जो है मगध से ही जो है बहती थी। ठीक है, यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आप जानते हैं कि सोन और गंगा जब यहाँ से नदी बहेगी, ठीक है, जब इधर से नदी बहेगी तो कृषि के लिए जो सिंचाई का माध्यम होता है उसके लिए चिंता होने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो वो सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता तो होगी ही होगी। ठीक है, तो मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था। ठीक है, आप समझिए कि जल का वितरण था, यहाँ यातायात का साधन था, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जल वितरण। ठीक है, मगध का जो हिस्सा था ज़्यादातर वो जंगलों से घिरा हुआ था, भरा था। ठीक है, और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। ध्यान दीजिएगा कि मगध से जो है 2 नदी बहती है, गंगा और सोन, मगध से होकर बहती है। ठीक है, यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी मगध को जो है। अब मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। ठीक है, मगध का हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें ये लोग क्या करते थे, प्रशिक्षित करते थे, उन्हें सिखाते थे। ठीक है, और सेना के लिए वो ये लोग तैयार करते थे उनको। ठीक, और सेना के लिए तैयार होता था हाथी, तो आप समझिए कि सेना तो और शक्तिशाली होगी। ठीक, यही नहीं, जंगलों से घर गाड़ियाँ है ना, घर गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलता था, यानी लकड़ी से घर आप बनाइए। ठीक है, घर बन सकता था, रथ बनता था। ठीक है, गाड़ियाँ बनता था। ठीक, तो इन सबों का विस्तार भी, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा जंगल भी था, तो इससे उपलब्धता इन लोगों को हो जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें। ठीक है, आप भूलिए नहीं कि अविभाजित बिहार को जब आप देखेंगे तो झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में लौह अयस्क की मजबूत खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। ठीक है, फिर से आप देखेंगे कि जंगल होने के कारण उनको लकड़ी की उपलब्धता होती थी और लोहे का जो है खदान भी था, यहाँ लौह अयस्क का खदान भी था, तो औजार और हथियार जो है इनको बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। तो ये पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुके थे, मगध पूरी तरह से शक्तिशाली हो रहे थे। ठीक, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु। ठीक है, यानी बिंबिसार का ही बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार था हड़यक वंश। ठीक है, हड़यक वंश। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था, हड़यक वंश से। ठीक है, बिंबिसार किस वंश से संबंधित था, हड़यक वंश से, और बिंबिसार का ही बेटा था अजातशत्रु। ठीक है, कहते हैं कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था, इसलिए अजातशत्रु को पृथहंता कहा गया। क्या कहा गया, पृथहंता। अजातशत्रु को पृथहंता। ठीक है, अजातशत्रु को पृथहंता कहा गया। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था और बिंबिसार हड़यक वंश से संबंधित था। किस वंश से, हड़यक वंश से। अगर इतिहास को देखें तो इतिहास में को देखने के पश्चात पता चलता है कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो हड़यक वंश था, लेकिन
पौराणिक घटनाओं में या पौराणिक किताबों में जो चर्चा मिलता है उसमें हर्यक वंश का नाम नहीं आता है। तो आपने क्या देखा कि बिंबिसार और अजातशत्रु ये दो शासक जो है मगध के दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए। ठीक है, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। आप ध्यान देंगे महापद्म नंद को, भूल मत जाइए। ठीक है, महापद्म नंद महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, महापद्म नंद जो है ये नाई जाति से संबंधित थे। ठीक है, यह नाई जाति से संबंधित थे। ठीक, तो महापद्म नंद एक महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों तक फैला दिया था। उत्तर यानी आप तक्षशिला चले जाइए, गंधार चले जाइए। ठीक है, गंधार तक्षशिला यानी पाकिस्तान आप चले जाइए। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भागों तक, इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों तक चले जाइए, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान तक आप चले जाइए। ठीक है, यानी आप यूँ समझिए कि बिहार से लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान तक। ठीक है, बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, अभी राजगीर कहते हैं, उस वक्त राजगिरी कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन नाम राजगिरी था। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है, राजगीर जो है या राजगिरी जो है कई सालों तक बिहार की या मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना, इसे राजधानी बनाया गया। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र जो राजधानी बना, इसको किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक है, इसका नाम था उदयन। इसका नाम क्या था? उदयन। ठीक है, या उदायन नाम था। उदयन नहीं, उदायन नाम था। ठीक, उदायन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि 2300 साल पहले, ठीक है, 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, यानी आज से 2300 साल पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा था एक सिकंदर महान भी उसे कहा गया। ठीक है, तो यह क्या हुआ कि यह विश्व विजय के अभियान पर निकला था। ठीक है, यह विश्व विजय अभियान करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, गौर से देखिएगा कि 2300 साल पहले, ठीक है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर निकला था वो। ठीक है, और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी तक पहुंच गया था। ठीक है, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। ठीक है, वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल तथा रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। देखिए, बहुत सारा कारण इसमें बताया गया। कहते हैं कि सिकंदर डर गया था। सिकंदर को डर था, यहाँ पर धनानंद का शासन था। ठीक है, यहाँ पर भारत में मगध पर धनानंद का शासन था। ठीक है, मगध पर किसका शासन था? धनानंद का शासन था, और धनानंद के पास एक विशाल सेना थी। ठीक है, और विशाल सेना जो थी उससे सिकंदर की सेना और सिकंदर डर गया था। ठीक है, कहते सिकंदर डर गया था। कई इतिहासकार कहते हैं कि क्योंकि सिकंदर पूरे विश्व को जीतता हुआ, पश्चिम एशिया को जीतता हुआ, विश्व को तो नहीं जीत पाया था उसने, पश्चिम एशिया को वो जीतता हुआ जो भारत आया था, तो उससे उसकी सेना थक चुकी थी। उसके सैनिकों में कई प्रकार की बीमारियां फैल चुकी थी। उनके सेना में बीमारी फैलने के कारण, प्लेग, हैजा, ये सब बीमारी फैलने के कारण उसकी सेना थक चुकी थी। बीमारी होने के कारण अब उसमें हिम्मत नहीं रहा था लड़ने का, और वो अपने परिवार से कई वर्षों से दूर थे। ठीक है, कई वर्षों से अपने परिवार से दूर थे। ठीक है, एक दूसरा कारण यह भी है
कि मगध के पास बहुत बड़ी सेना थी। पहला कारण कि मगध के पास बहुत बड़ी सेना थी, इससे वो डर गए। दूसरा कारण कि उनके सिपाही जो है उसमें बीमारी फैल चुकी थी, वो थक चुके थे, वो परिवार से दूर थे, उनका अब उसमें आत्मविश्वास नहीं रहा था। ठीक है। और तीसरा कारण जो था वह व्यास नदी को लेके था। ठीक है, कि वो व्यास नदी पार नहीं कर पाए, वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाए। ठीक है, तो यह 3 कारण था जिससे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया या नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग वज्जी पर नज़र डालते हैं। ठीक है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। ठीक है, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। ठीक है, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार थी। ठीक, यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था था जिसे गण या संघ कहा जाता था। ठीक है, वज्जी में गण या संघ व्यवस्था था। यहाँ शासन व्यवस्था लोकतंत्र के तरीके का था। यहाँ पे इस प्रकार का नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, गण या संघ कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देख। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ठीक, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा भिन्न भिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत और बहस वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि करना क्या है, कि क्या करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का योजना चलाना है ना, तो ये सब मिलकर तय करते थे। ठीक है, और किस तरह से करना है, शत्रुओं के आक्रमण को कैसे निपटना है। ठीक है, निपटने के लिए वे मिलकर जो है चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ध्यान दीजिएगा कि यह जो यहाँ जो वैशाली में जो सभा होता था, इसमें जो है स्त्रियां यानी महिला, दास तथा कर्मकार इस सभाओं में हिस्सा नहीं लेता था। वो ले ही नहीं सकते थे, उनको आने का जो है अधिकार ही नहीं था, और सभी आ सकते थे। ठीक, कहते हैं कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन को बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, कहते हैं कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, तो यानी आज से 1500 साल तक पहले गण या संघ जिसको हम कहते हैं वह राज्य चलता रहा, वैशाली राज्य चलता रहा। परंतु बाद में आगे चलकर जब आप देखेंगे कि गुप्तों ने इसे जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं वज्जी संघ पे। ठीक है, अजातशत्रु और वज्जी संघ पे हम लोग नज़र डालते हैं। थोड़ा ऊपर देखते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा कि वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्निकाय से लिया गया है। दिग्निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दिग्निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दिग्निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कब लिखा गया था? 2300 साल पहले। ठीक है, तो अजातशत्रु और वज्जी संघ, इसमें क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ठीक है, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार, ध्यान दीजिएगा, अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास यानी महात्मा बुद्ध के पास अजातशत्रु ने सलाह लेने के लिए भेजा कि हम करें कि न करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध किसके समकालीन थे? अजातशत्रु के समकालीन थे। ठीक, बुद्ध ने, कई लोग बुद्ध को अशोक के समकालीन मानते हैं।
ठीक है, लेकिन वह गलत है। बुद्ध अजातशत्रु के समकालीन थे। ठीक है, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है। बुद्ध ने वस्त्रकार से पूछा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। उन्होंने क्या कहा बुद्ध ने कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। वो तब तक उन्नति करते रहेंगे। कब तक उन्नति करते रहेंगे? यानी वज्जी लोग, बुद्ध ने क्या कहा कि वज्जी लोग तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक है, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। ठीक, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। ठीक है, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, अगर ये सब कार्य वज्जी संघ के लोग जब तक करते रहेंगे तब तक वो उन्नति करते रहेंगे। ठीक, बुद्ध ने यह कहा वस्त्रकार से। ठीक है, वस्त्रकार कौन था? अजातशत्रु का मंत्री था। ठीक, और क्या कहते हैं बुद्ध कहते हैं कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यानी तब तक वो उन्नति करते रहेंगे जब तक वो पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ठीक है, शहरों तथा गांवों में चेतियों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक ये लोग उन्नति करते रहेंगे। ठीक है, यह किसने कहा? बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने क्या कहा कि तब तक यह उन्नति करते रहेंगे जब तक ये इस तरह का कार्य करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। अश्वमेध यज्ञ में अगर जिस राज्य से गुजरता था घोड़ा, अगर उसको उस राज्य का राजा अगर घोड़े को जाने देता था तो उस राज्य के राजा को जिसने घोड़ा छोड़ा था वो आमंत्रित करते थे। ठीक, दूसरा क्या है ख नंबर कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव नहीं, ये गलत है। राजा के ऊपर सारथी नहीं, पुरोहित। कौन करता था? पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था। ठीक, पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करता था। ठीक, चलिए अगला है, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, झोपड़ी। ठीक है, झोपड़ी, महल नहीं, झोपड़ी। महल कहाँ था? सिंधु सभ्यता में था, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, महल नहीं, यहाँ झोपड़ी की प्राप्ति हुई है। ठीक, चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था? संभवतः हाँ। ठीक, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे? बिल्कुल सही बात है। महाजनपदों में बहुत से नगर क्या था? किलाबंद था। ठीक, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और हमने अध्याय 5 को आज पढ़ा। अब अगले अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार को कल देखेंगे। ठीक है, अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार को हम लोग कल देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।